इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी कर दी गई है। एमपी छतरपुर से ललिता यादव का नाम मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ में 21 बीजेपी प्रत्याशियों के नाम है। छत्तीसगढ़ में 21 में से 5 महिला प्रत्याशी हैं। तो बड़ी खबर इस समय की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों को देखते हुए उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 21 बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट है। 21 में से 5 महिला प्रत्याशी हैं जो चुनाव में अपनी किस्मत बीजेपी के टिकट पर आजमाएंगी। मध्य प्रदेश में भी ये लिस्ट जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में जो पहली लिस्ट आई है उसमें 39 प्रत्याशियों के नाम है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट अब सामने आ चुकी है। हालांकि अभी ये पहली लिस्ट है, अभी और भी लिस्ट आएंगी। रविंद्र कुमार जी न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, ये तो अभी पहली लिस्ट है, अभी तो कई और लिस्ट भी आएंगी बीजेपी प्रत्याशियों की, लेकिन काफी जल्दी बीजेपी ने ये अपनी लिस्ट सार्वजनिक कर दी है। बिल्कुल, आप देखिए कि बीजेपी के कल ही केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक हुई, करीब 3 घंटे तक बैठक चली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो मुश्किल सीटें हैं उस पर लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा, तमाम लोग बैठे थे उसमें। और उसके बाद आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39 सीटों की घोषणा की है और छत्तीसगढ़ के लिए 21 सीट। इसमें अगर ब्रेकअप देखा जाए तो महिलाओं को मध्य प्रदेश में 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के 13 उम्मीदवार होंगे। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के 8 उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा लाल सिंह आर्य जो एससी मोर्चा के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको भी टिकट दिया गया है मध्य प्रदेश में। वहीं छत्तीसगढ़ में 21 जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसमें 5 महिलाओं को जगह दी गई है। इसके अलावा 10 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति को टिकट दी गई है। एक सांसद जो विजय बघेल है दुर्ग से, उनको भी पाटन सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया है। ये पाटन वही सीट है जो जहां से भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है वो चुनाव लड़ते रहे, वो पिछली बार जीते थे। तो बीजेपी ने लगभग अपनी जो रणनीति है उसको बदलते हुए, जो पूर्व की रणनीति थी, चुनाव की घोषणा से काफी पहले ही चुनाव समिति की बैठक बुलाई और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 1 दिन बाद ही कर दी है। तो ये रणनीति कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस अपनाई थी, अब बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना। ठीक है रविंद्र, रवि त्रिपाठी भी जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके से बहुत जल्दबाजी, मतलब इसको कहा जाएगा कि काफी अच्छी तैयारी के साथ बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी जारी भी कर दी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और तब जारी कर दी है जब चुनाव में 3 महीने 4 महीने से ज्यादा का वक्त है। तो ऐसे में इस रणनीति को क्या माना जाए, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो स्थिति आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह माना जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट होने की चर्चा हो रही है और मध्य प्रदेश में सरकार के बदलने की चर्चा हो रही है। तो वैसी स्थिति में बीजेपी 2 रणनीति पर काम कर सकती है। पहली चीज़ ये कि जो नंबर 1 की सीटें हैं, जो कन्फर्म सीटें हैं, जो जीती हुई सीटें हैं, उनको उनमें से ज़्यादातर लोगों को पहले से टिकट दिया जाए। अब रविंदर बताएंगे क्या उन लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है। दूसरी रणनीति ये होती है कि जिन सीटों पर आप कभी नहीं जीते, ये कल मैं देख रहा था कि रणनीति ये थी कि जो सीटों पर कभी नहीं जीते और जिन सीटों पर कभी जीते कभी हारे, उनको पहले टिकट दे दिया जाए ताकि उनको तैयारी का मौका मिल जाए, उनको समय मिल जाए जो ग्राउंड में जाकर लोगों के बीच प्रचार करने का, अपनी बात रखने का, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, दोनों राज्यों की जो लिस्ट आई है, अगर आप जो भी ओपिनियन पोल देखिए, चाहे जो लोगों से बात हो रही है, उसमें ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी की स्थिति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह हालत खराब है। तो वैसी स्थिति में पहले से तैयारी करना, पहले ग्राउंड में जाकर मैदान में पहले जाते हैं तो थोड़ा पब्लिक के नज़र में आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो पब्लिक में कैंडिडेट एस्टेब्लिश होता है। इस वजह से भी इस रणनीति को देखा जा सकता है। हालांकि रविंदर कह रहे हैं कि कर्नाटक मॉडल की बात की जाए तो कर्नाटक मॉडल कांग्रेस लेकर जा रही है। वहाँ 40% करप्शन की बात थी, यहाँ 50% करप्शन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर FIR दर्ज हुआ है प्रियंका गांधी के खिलाफ, कमलनाथ के खिलाफ, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। तो कुल मिला के दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति चलती हैं। यहाँ भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों की बैठक हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो ऐलान करने का तरीका है सीटों का, वो बहुत लेट है। जब लोग थक जाते हैं अपनी उम्मीद लगाकर, कयास लगाकर, तब कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी करती है। तो कांग्रेस की परंपरा नॉर्मली ऐसी रही है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था। कांग्रेस की अंदरूनी कलह तो किसी से छुपी हुई नहीं है।
अगर बीजेपी की बात करें तो वहां पर सब कुछ तय होता है प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नड्डा साहब के बीच में। यहाँ पर कई गुट हैं, कई गोल हैं। और क्या लग रहा है, क्योंकि जैसा आप भी कह रहे हैं और रविंद्र भी कह रहे हैं कि भाई जल्दी लिस्ट लाना, जल्दी प्रत्याशियों के उनको उनके नाम बताना कहीं ना कहीं फायदेमंद ही होता है, क्योंकि वो प्रत्याशी उसी तरीके से जमीन पर उतरकर मेहनत करता है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं और ये हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा फंसा हुआ चुनाव है, तो क्या माना जाए? ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मैं जिक्र करना चाहूंगी इसी सवाल में कि वो जो उनका इलाका है, ग्वालियर का इलाका, भिंड मुरैना का इलाका, क्या लग रहा है बीजेपी की किस तरीके की तैयारियां और रणनीति आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर बात करें ग्वालियर रीजन की, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, और उस इलाके में एक नहीं 2-3 नेता बड़े बड़े हैं। आपको नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो भी उसी इलाके से आते हैं, जो नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो भी उसी इलाके से आते हैं। तो इस स्थिति की वजह से वहाँ बहुत क्लैरिटी नहीं होकर आपस में झगड़ा शुरू हो गया है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के जो विधायक पार्टी में गए थे, जिनको पिछली बार टिकट मिला था, उनको रिपीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उनके खेमे के लोगों को रिपीट किया जाए या फिर बीजेपी के जो अपने कैडर के लोगों उनको चुनाव में लाया जाए। तो यहाँ जो आपसी तनाव है, लड़ाई बहुत ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा लड़ाई बीजेपी में है मध्य प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस में जो खेमाबंदी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय थी वो अब लड़ाई नहीं है। अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। दिग्विजय सिंह जानते हैं कि उनको कुछ फायदा नहीं मिलना है, वो अपने बेटे के कैरियर के लिए काम कर रहे हैं, उनको बेटे को प्रमोट करना है आगे। कमलनाथ की आखिरी पारी है, तो कमलनाथ को लेकर क्लियरिटी है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्लियरिटी नहीं है अभी कि आगे वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, क्योंकि बीच में भी जब उनको हटाया गया था, जब हारे थे, हारने के बाद जब दोबारा बनाया गया था तब भी संशय था। वहाँ अलग अलग गुट नेता बहुत सारे हैं। मैंने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी मुख्यमंत्री के लिए लिया जाता है। आपको नरोत्तम मिश्रा भी बड़े दावेदार माने जाते हैं। तो जो कहीं ना कहीं समीकरण है, खासतौर पर ग्वालियर रीजन में, वो कांग्रेस को परेशान कर रहा है। जो शिवराज सिंह चौहान का एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी को परेशान कर रहा है। तमाम सारी बातें हैं जो बीजेपी के लिए 17-18 साल बिल्कुल। और रविंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार तो कांग्रेस सत्ता में आई थी, वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी, अपने विधायकों को लेकर वो अलग हो गए, उसके बाद बीजेपी की सरकार बन पाई। कमजोर स्थिति में तो बीजेपी पिछली बार भी थी, लेकिन इस बार तो और भी ज्यादा दिक्कत है बीजेपी के लिए। एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान से कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि एक मुख्यमंत्री जब बहुत लंबे समय तक रह लेता है तो लोगों का कहीं ना कहीं ये होता है कि नहीं साहब, अब दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। मैं अब फटाफट आपको वो लिस्ट भी बता देती हूँ, आप बने रहिए रवि और रविंद्र दोनों ही मेरे साथ, कि आज जो नाम इस लिस्ट में सामने आए हैं, ये हम आपको लिस्ट दिखा भी रहे हैं। महाराजपुर से कामाख्या सिंह को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश के 39 बीजेपी जो है उनकी जो लिस्ट आ गई है। छत्तीसगढ़ में 21 में से 5 महिला प्रत्याशी है। झाबुआ से भानु भूरिया को टिकट दिया गया है और कसराबाद से आत्माराम पटेल को टिकट दिया गया है। ये तमाम वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार मैं एक छोटा सा सवाल और रवि त्रिपाठी आपसे लेना चाहती हूँ कि देखिए, अभी कुल मिलाकर दिसंबर में मुझे लगता है कि ये चुनाव किया जाएगा। दीपावली के बाद लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषित किया जाएगा कि यहाँ पर किन तारीखों में चुनाव होगा। मोटा अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3.5 महीने तो हैं अभी कुल मिलाकर। ऐसे में ये जो बीजेपी ने अपनी लिस्ट अभी से जारी कर दी है, उससे आपको लग रहा है कि एक एज बीजेपी ले सकती है चुनाव में? बिल्कुल एज मिल सकता। मैंने कहा ना कि देखिए, उम्मीदवार अगर पहले ग्राउंड में जाता है, दूसरी तरफ का उम्मीदवार सामने नहीं है, लेकिन एक पार्टी का उम्मीदवार सामने है, जाता है, मेहनत करता है, हालांकि खर्च भी बहुत आता है। जिस तरह से आप कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसी दिन से आपका मीटर डाउन हो जाता है। कहा जाता है, मजाक में कहते हैं कि मीटर डाउन हो गया, मतलब उसी दिन से आपको कार्यकर्ताओं पे खर्च करना पड़ेगा, आपको कंस्टिट्यूंसी में जाना पड़ेगा, तमाम सारे और खर्च करने पड़ते हैं, पार्टी का दफ्तर खोलना पड़ता है। तो खर्च तो ज़्यादा आएगा, लेकिन ये कैंडिडेट एस्टेब्लिश हो जाते हैं अपने मैदान में, और ये कहीं जो नया कैंडिडेट आएगा उस पर भारी पड़ते हैं। तो बीजेपी ने स्ट्रेटजी के तहत काम किया कि बीजेपी को पता है कि कितने सीटों पर कमजोर है, कितने सीटों का फासला हो सकता है। 20-21 सीटों पर ज़्यादा टफ लड़ाई है, तो उन सीटों पर जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर करना। और रवि, छत्तीसगढ़ में लगता है कि कितने सीटों पर आप, बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं आप अपने वोटर्स को जमीन पर ये संदेश देने में भी कामयाब होते हैं कि देखिए, हम इस इलेक्शन को लेकर कितने संजीदा हैं। कांग्रेस का आपने जिक्र किया कि साहब तारीख नजदीक आ जाती है और प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हो पाता है। ये जो कंफ्यूजन की स्टेट होती है, कहीं ना कहीं काडर को, कार्यकर्ता जो है, जो वोटर है, उसको निराश करती है और उसका नुकसान चुनाव में होता है उस राजनीतिक दल को।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जितनी क्लैरिटी के साथ आप चुनाव लड़ते हैं, जो बीजेपी के पास एक कैडर है, बीजेपी के पास प्लस पॉइंट जो होता है वो एक कैडर है, और कैडर के जरिए वो अपनी बात को पहुंचा पाते हैं जनता तक आसानी से। इसलिए प्रधानमंत्री जो मैसेज देते हैं तुरंत इंप्लीमेंट आपको देखिए जमीन पे होता हुआ दिखता है। कांग्रेस में ये दिक्कत होती है, कांग्रेस का कैडर उतना उत्साहित नहीं है, और जहाँ है वहाँ थोड़ा सा निराश रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस का कैडर उत्साहित है, उसको लग रहा है कि सरकार बन सकती है, क्योंकि पिछली बार सरकार उनसे गिराई गई थी। पिछली बार भी बहुत नहीं, 6 सीटों का फासला था, 108 और 114 सीटें। मैं वहाँ काउंटिंग के दौरान भी था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कमलनाथ को बधाई दी। उस वक्त भी काउंटिंग चल रही थी, आप आश्चर्य कीजिएगा। बिल्कुल रात में 11-12 बजे तक हम भी स्टूडियो में थे, आप भी फील्ड में थे, कुछ तय नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। 2020 का मुकाबला चल रहा था और मैं शिवराज सिंह के घर पे मौजूद था। कई नेता ये कह रहे थे कि हमें मौका दिया जाए, हम सरकार बना सकते हैं। यही नरोत्तम मिश्रा, यही अभी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो चाह रहे थे कि हम सरकार बना सकते हैं, अभी भी कुछ दलों को तोड़कर, चाहे कुछ दलों को अपने साथ लाकर, जिसमें बीएसपी के थे, कुछ इंडिपेंडेंट विधायक थे, उनको लाया जा सकता था। बिल्कुल ठीक है। कुल मिलाजुला के बीजेपी के पास जो सिस्टम है वो मजबूत है, कांग्रेस के पास सिस्टम नहीं है। लेकिन जहां बीजेपी का विरोध होता है, जहां बीजेपी गलतियां करती है, उसका फायदा सामने अगर कांग्रेस पार्टी होती है, जैसे कर्नाटक में सामने कांग्रेस पार्टी थी, उसको फायदा मिला। वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, उसको अब मिल सकता है। वैसे छत्तीसगढ़ में पिछली बार मिला, वैसे ही राजस्थान में मिलता रहा। तो जहां 1-to-1 मुकाबला होता है। ठीक है, मैं आऊंगी रवि आपके पास। इस समय प्रमोद शर्मा भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, बहुत जल्दी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, चाहे मध्य प्रदेश के लिए चाहे छत्तीसगढ़ के लिए। मैं और रवि त्रिपाठी अभी यही चर्चा कर रहे थे कि क्या इस लिस्ट को जल्दी लाने से बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में एज मिलेगी? देखिए, इस बार मध्य प्रदेश में रणनीति बदली नजर आ रही है। 18 में इनकी 15 सालों की सरकार बीजेपी की चली गई थी, और इस बार एमपी के चेहरों के सहारे बीजेपी नहीं उतरी है। पीएम मोदी का चेहरा है और रणनीति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है। लिहाजा रणनीति बदली नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के 39 विधानसभा सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। दरअसल इसके पीछे ये देखिए संभावना जाहिर की जा रही है कि नामों का ऐलान करके ताकि कार्यकर्ताओं को साधा जाए और संगठित और बेहतर तालमेल बना रहे। लिहाजा सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उन तमाम चेहरों को भी जगह दी गई है जो 18 में हार गए थे, या फिर कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, और जिसके बाद एमपी में बीजेपी की सरकार बनी थी और कमलनाथ की गिर गई थी। ऐसे नामों को फिर से मौका देना, हालांकि वो चेहरे उपचुनाव में हार गए थे। देखिए, कुल मिलाकर 39 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें से सबसे बड़ा नाम है वो लाल सिंह आर्य है, जो बीजेपी के देखिए जो एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें गोहद से मौका दिया गया है। और दूसरा, आपको याद होगा, ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देने वाले प्रीतम लोधी को मौका दिया गया है। पिछोर विधानसभा सीट से ये कैंडिडेट बनाए गए हैं, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। विजिबिलिटी फैक्टर जो है उसको बीजेपी ने कंसीडर किया होगा, और जैसा कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस समय कह रहे हैं कि ये जो जल्दबाजी बीजेपी के द्वारा दिखाई गई है लिस्ट लाने की, प्रत्याशी घोषित करने की, वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एज दिला सकती है। जी न्यूज़।